नमस्कार। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत के तमिलनाडु के कल्पकम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के में कोर लोडिंग की शुरुआत की गई है और यह खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरकार क्या है यह खबर, जानेंगे इससे संबंधित उन तमाम मुद्दों को जो कि आपके आगामी परीक्षा को लेकर के काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो स्वागत है आप सभी का स्वराज्य न्यूज में। मैं आपका अपना क्रांति सर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के इस न्यूज में और टॉपिक है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंतर्गत चर्चा के जो बिंदु है, पहले हम उस पर ध्यान देते हैं कि किन किन मुद्दों को आपको डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा। पहले तो हम बात करेंगे खबर से संबंधित, इसके संदर्भ को जानेंगे कि क्या कुछ है इस खबर के अंतर्गत जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी बात हम जानेंगे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्या टेक्नोलॉजी है, क्या है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगर इसका संचालन बेहतर तरीके से होता है, 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे बात की जा रही है उत्पन्न करने की, तो रशिया के बाद हमारा नाम आएगा। तो इतना महत्वपूर्ण ये खबर है। तृतीय बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है भारत का त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। जानेंगे कि ये 3 चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है, प्रथम चरण क्या है, द्वितीय चरण क्या है, तृतीय चरण क्या है, इनसे जुड़ी हुई कुछ विशेषताओं पर हम बात करेंगे और अंत में आपको दिया जाएगा एक बहुविकल्पीय प्रश्न। यह जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए आप हमारे इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्यों को ध्यान से सुनिएगा और उत्तर को आप सही कमेंट कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल के इस कमेंट बॉक्स में। अब बात उठती है कि सर ये जो आज का टॉपिक है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये हमारे अगर मैं CGPSC मुख्य परीक्षा का विद्यार्थी हूं तो किस प्रश्न पत्र से इसे जोड़ सकता हूं, तो आप इसे प्रश्न पत्र 4 भाग 3 से सीधे तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे आगे के इस न्यूज में और इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के इस न्यूज में जो आपके पास प्रथम बिंदु आता है वह है संदर्भ को लेकर के। जैसा कि आपको मैंने यह सूचित ही किया हूं कि आज सोशल मीडिया में, अखबार में या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह हाल फिलहाल में यह बात उठ रही है कि भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के कल्पकम में पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट की यहाँ पे बात की जा रही है में कोर लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार यह स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, क्यों यह इतना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो यह था संदर्भ से जुड़ी हुई कुछ बातें। हमारे इसी वीडियो में अब जो हमारा पॉइंट है वह है आखिरकार प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, क्या कुछ तमाम बिंदु है जो आपको जानना होगा। तो सर्वप्रथम आपके पास जो बिंदु यहां पर निकल करके आता है वह भारत का सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर इसका मतलब कि यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कही जाएगी, नाभिकीय विखंडन की बात कही जाएगी, जहां पर ईंधन का प्रयोग करके, कौन सा ईंधन होगा किस चरण में वो भी आपको बताया जाएगा, उस ईंधन का प्रयोग करके यहाँ पे विद्युत उत्पादन होगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास आज भारत देश में अन्य और भी स्रोत है जहां से विद्युत उत्पादन हो रहा है, जैसे तापीय स्रोत भी है हमारे पास, परंतु आप सभी जानते हैं कोयला जला करके अगर हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रदूषण फैला रहे हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल वार्मिंग का भी मुद्दा बन जाता है और बाकी जलवायु पे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी हम देखते हैं। इसलिए ऐसे में एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत को देखना जहां से विद्युत उत्पादन हो और किसी भी प्रकार से ग्लोबल या वैश्विक स्तर पर जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम इस नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल करके इस रिएक्टर में विद्युत का उत्पादन करेंगे। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे आज के इस कंपटीशन भरे युग में, जहां पर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की हम बात करते हैं। द्वितीय यहाँ पर जो बात कही गई है, ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसे बनाने में लगभग SMSME सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ भाविनी, ये नाम आप याद रखोगे, भाविनी द्वारा पूरी तरीके से इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। MSME का मतलब यहाँ पे मीडियम
और स्मॉल साइज के भी जो इंडस्ट्रीज है उनकी भी यहाँ पे मदद ली गई है। अब अगर हम यहाँ पे भावनी पर थोड़ा फोकस करें तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में ही भावनी अर्थात उसका फुल फॉर्म भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को इसके निर्माण की मंजूरी दे दी गई थी। और यह जो प्रोग्राम है ये भारत की त्रिस्तरीय न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का ही भाग है, जिसमें द्वितीय चरण में अभी प्रवेश के तौर पर हमें यह दिखाई देता है कि हम इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका अवलोकन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। बढ़ते हमारे इसी वीडियो में, तो अब बिंदु आता है वह है भारत का त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है। हम जानेंगे इसके तीनों चरणों को। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रथम चरण आता है, उस प्रथम चरण में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर को हम जानते हैं। यहां देखें, प्रथम चरण में इस्तेमाल होने वाले अगर रिएक्टर की अगर बात किया जाए तो वह है दाबित भारी जल रिएक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है, जहां पर ईंधन के तौर पर जो इस्तेमाल होगा वह है प्राकृतिक यूरेनियम। यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, और इस्तेमाल करके इसका जो प्रोडक्ट होगा वह कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, मतलब विद्युत उत्पन्न किया जाएगा। और तो और यहाँ पर अगर हम बाई प्रोडक्ट के तौर पर देखें तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट निकल करके आता है कि प्लूटोनियम 239 इसका एक बाय प्रोडक्ट होगा। ये प्लूटोनियम 239 इसका बाय प्रोडक्ट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही द्वितीय चरण में हमें एक फ्यूल की तरह या ईंधन की तरह दिखाई देता है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब इसी बाय प्रोडक्ट को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो, अन्य और बाहर से नहीं ला रहे, मतलब संसाधनों का आप संरक्षण भी कर रहे हो और आपके पास प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो ये इसकी एक विशेषता है। अब बात उठती है कि सर आपने यहाँ पे बताया कि इस दाबित भारी जल रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम एक ईंधन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो आखिरकार प्राकृतिक यूरेनियम क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 0.711% यूरेनियम 235 मिलेगा और बहुत ही कम मात्रा में 0.0058% यूरेनियम 233 मिलता है। परंतु इसके साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है 99.284% के साथ यूरेनियम 238 का प्राप्त होना, जिसका यहाँ पे एक भूमिका आपको दिखाई देगी, एक इंपॉर्टेंट तौर पे इसका रोल प्ले होगा विद्युत उत्पादन में। कैसे, हम इसे जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ और बिंदु है जिसे आपको जानना होगा प्रथम चरण के पश्चात द्वितीय चरण में। जब हम द्वितीय चरण न्यूक्लियर प्रोग्राम के द्वितीय चरण पर जाते हैं तो अब हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि वो वहां पर कौन सा रिएक्टर है जिसमें ईंधन का प्रयोग होगा, तो वो कौन सा ईंधन है। आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी तो दिखाई ही देगी। तो चलिए बढ़ते हमारे इस द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में जाने से पूर्व मैंने जिस तरीके से आपको इस वीडियो में अभी हमने तथ्यों को जाना कि प्रथम चरण में जो प्राकृतिक यूरेनियम इस्तेमाल हुआ एक ईंधन के तौर पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में, वहां पर विद्युत उत्पन्न हुआ और बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको वहां पर दिखाई दिया प्लूटोनियम 239। तो यही जो आपके पास प्लूटोनियम 239 है और उस प्राकृतिक यूरेनियम में जैसे कि मैंने बताया यूरेनियम 233 और यूरेनियम 235 जो कि बहुत ही कम मात्रा में था, परंतु अत्यधिक मात्रा में लगभग 99% आपको यूरेनियम 238 दिखाई दे रहा था, उसे अब यहाँ पे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हम देख रहे हैं इस किसमें, तो इस द्वितीय चरण के रिएक्टर में। और यहाँ पे जो रिएक्टर की बात चल रही है वही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है समाचार पत्रों में या फिर अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो यहाँ पर इनको एक मिश्रित ऑक्साइड में मिलाया जा रहा है। अब यहाँ पर बात उठती है कि सर मिश्रित ऑक्साइड क्या है। जब हम यहाँ पे मिश्रित ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ये जो मिश्रित ऑक्साइड है इस प्लूटोनियम 239 और प्राकृतिक यूरेनियम के सम्मिश्रण से यहाँ पर ये दिखाई देता है मिश्रित ऑक्साइड। और उसी मिश्रित ऑक्साइड में जैसे कि आपको बताया गया यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 जो कि बहुत कम मात्रा में है और सबसे अधिक मात्रा में 99% लगभग यूरेनियम 238 जो है वो दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जो प्राकृतिक यूरेनियम है वो कैसे बन रहा है, मिश्रित ऑक्साइड प्लूटोनियम 239 और प्राकृतिक यूरेनियम से मिलकर के क्या बन गया आपके पास मिश्रित ऑक्साइड। अब देखते हैं यहाँ पर इस प्लूटोनियम 239 का क्या इस्तेमाल हो रहा है। जब हम उस रिएक्टर में प्लूटोनियम 239 को देख रहे हैं एक ईंधन के तौर पर, तो इसका
एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है इसका विखंडन होकर के ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो ऊर्जा का उत्पन्न किससे हो रहा है? इस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में प्लूटोनियम 239 के इस्तेमाल से। साथ ही साथ हम यहाँ पर और कुछ बाय प्रोडक्ट देखेंगे, वो ये है कि अतिरिक्त यूरेनियम 238 जो कि उस प्राकृतिक यूरेनियम में लगभग 99% हमको दिखाई दे रहा था, वही यूरेनियम 238 ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा प्लूटोनियम 239 का भी एज ए बाय प्रोडक्ट निकाल रहा है। इसका मतलब कि जितना ईंधन यहाँ पे आपने प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा हमको पुनः प्लूटोनियम 239 मिल रहा है। किसके द्वारा? यूरेनियम 238 के द्वारा, जो कि प्राकृतिक यूरेनियम का ही एक भाग है, उसका ट्रांसम्यूटेशन के जरिए। तो यही इसकी एक स्पेशलिटी है कि उपभोग से अधिक ईंधन यहां पर प्राप्त हो रहा है। अब ये तो इसकी स्पेशलिटी आपको दिख गई कि जितना हमने उपभोग किया उससे कहीं अधिक आपके पास ईंधन प्राप्त हो गया प्लूटोनियम 239। अब यह भी बात टेक्निकली कही जा रही है कि ये जो द्वितीय चरण है जिसमें फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम इसमें थोरियम 232 का उपयोग भी कर सकते हैं। यह प्रस्तावित है। क्यों? क्योंकि जब यूरेनियम 232 का हम प्रयोग करेंगे तो ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा इससे यूरेनियम 233 बनाया जाएगा, और यूरेनियम 233 जो बनाया जाएगा इसका इंपॉर्टेंट रोल ये रहेगा कि भारत के त्रिस्तरीय चरणीय या त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में जो तृतीय चरण है उसमें एक ईंधन के तौर पर यही यूरेनियम 233 हमें दिखाई देता है। ये इसका एक बहुत बड़ी विशेषता है। और ये जो थोरियम 232 का प्रयोग प्रस्तावित किया गया है किसमें? भारत के द्वितीय चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अगर वो उसका इस्तेमाल होता है तो भारत के लिए एक लाभप्रद होगा, क्योंकि भारत में थोरियम 232 का एक काफी अच्छा खासा भंडार हमें देखने को मिलता है। तो अगर इसमें थोरियम 232 और यूरेनियम 233 ईंधन का प्रयोग किया जाता है तृतीय चरण में, तो उसके लिए प्रस्तावित है एक अच्छे रिएक्टर के डिजाइन का। और ये रिएक्टर क्या होगा इससे संबंधित हम आगे चर्चा करेंगे जब ये चर्चा का विषय बनेगा। अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय है वह है द्वितीय चरण को लेकर के भारत के त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में, जिसमें कि फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है और ईंधन के तौर पर प्लूटोनियम 239 हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जिससे विद्युत उत्पन्न भी हुआ है। और जितना ईंधन के तौर पर प्लूटोनियम 239 बना है उससे कहीं अधिक बाय प्रोडक्ट के तौर पर पुनः यूरेनियम 238 के द्वारा ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस के जरिए हमको मिल गया 239 फिर से। तो ये इसकी विशेषता हमें दिखाई देती है। तो चलिए बढ़ते हमारे इसी वीडियो में और जानते हैं इससे संबंधित कुछ और अन्य तथ्यों को। तो वो है फास्ट ब्रेडर रिएक्टर से जुड़े हुए विशेषताएं। जब हम विशेषताओं के तौर पर देखते हैं तो जैसे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि अगर ये फास्ट ब्रेडर रिएक्टर जो कि द्वितीय चरण है भारत के त्रिचरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का, अगर उसका बेहतर संचालन होता है तो भारत जो है वाणिज्यिक तौर पर इस फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का अगर परिचालन बेहतर करता है तो वह रूस के बाद दूसरा देश बन जाएगा। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें यहाँ दिखाई देती है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वितीय चरण में जहां पे प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया एक ईंधन के तौर पर, वहां पर हमें यूरेनियम 238 के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में उसे लाया गया और थोरियम 232 वहां पर दिखाई दे रहा था। और उसी थोरियम 232 का अगर हम प्रस्तावित जो है उसका इस्तेमाल करना, अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो वहां से हमें यूरेनियम 233 दिखाई देगा विखंडन होते हुए। किसका प्रोडक्ट बना? वो थोरियम का प्रोडक्ट बना। और ये जो यूरेनियम 233 आपको दिखाई दिया, यही तृतीय चरण में हमको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसलिए कहा गया है कि जो भारत की प्रचुर मात्रा में आज थोरियम का भंडार है उसका पूर्ण उपयोग करने का एक जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। अन्य विशेषताओं में अगर हम जाते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी टेक्निकल चीजों से जुड़ी हुई चीजें। कैसे? इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें अंतर्निहित निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताएं हैं। अब अंतर्निहित निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताओं का मतलब यह होता है कि कभी मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आता है, आपातकाल की स्थिति होती है, तो आपातकाल की स्थिति में यह जो संयंत्र है वो तुरंत और सुरक्षित रूप से
स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है। और अगर हम इसके पूर्व के चरण की अगर बात करें तो जैसे कि वहां पे बताया गया था कि पूर्व के चरण में जो कुछ भी ईंधन का प्रयोग हो रहा है वही ईंधन का उपयोग करके परमाणु कचरे का जो हमें भंडार दिखाई देता है वो कम होता हुआ यहां पर दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि प्रथम चरण जो है भारत का त्रिचरणीय परमाणु कार्यक्रम, उसमें जिस ईंधन का उपयोग किया गया वही ईंधन हमें फिर द्वितीय चरण में प्लूटोनियम 239 दिखाई दे रहा है। प्लूटोनियम 239 से बने हुए फिर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा यहाँ पर ऐसा प्रस्तावित है कि थोरियम 232 इस्तेमाल करेंगे, फिर तो आपका यूरेनियम 233 आ जाएगा। मतलब कि प्लूटोनियम 239 आपने जितना इस्तेमाल किया ईंधन के तौर पर वो पुनः आपके पास प्राप्त हो जाता है एक बाय प्रोडक्ट। मतलब कि आपके पास जो एक परमाणु कचरा दिखाई देता जो कि पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है, जो कि प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था, वो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो तो पुनः इस्तेमाल हो गया। तो ये भी इसकी एक विशेषता है, एक लाभ है। अन्य बातों पर अगर हम बात करें इस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर की, तो वो है इसमें न्यूक्लियर फ्यूल की खपत जितनी होती है उससे कहीं ज्यादा बाय प्रोडक्ट के तौर पर फ्यूल हमें उत्पन्न हो जाता है। ये बात मैंने कई बार इस वीडियो में बता रखा हूं। अब यहाँ पर एक और आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, वो ये है ऊर्जा को लेकर के। अगर मान लीजिए हम थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करें उसकी तुलना में यहाँ पे जो ऊर्जा मिलती है वो काफी अधिक रहती है। बढ़ते हमारे इसी विशेषताओं की ओर तो हमें एक और बात मिलती है, वो है परंपरागत जो थर्मल पावर प्लांट जो इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा का उत्पादन के लिए, उसकी तुलना में इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती ही है। अब बात उठती है फास्ट ब्रेडर रिएक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे समय की जिसमें हम यहाँ पर आपको देंगे प्रश्न, और यह जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसके उत्तर आप इस वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे इस प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, यहाँ देखें, फास्ट ब्रेडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम वाक्य दिया गया फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में यूरेनियम 238 विखंडित होकर के ऊर्जा उत्पन्न करता है। द्वितीय वाक्य है फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में अंतर्निहित निष्क्रिय सुरक्षा विशेषताएं हैं। तृतीय वाक्य, यह एक परमाणु रिएक्टर है जो खपत से अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। 4 विकल्प आपके पास दिए गए। प्रथम विकल्प है केवल 1, द्वितीय विकल्प केवल 1 व 2, तृतीय विकल्प केवल 1 व 3 और चतुर्थ विकल्प के तौर पर यहाँ पे केवल 2 व 3। तो इसका उत्तर आप कमेंट जरूर करिएगा और हमारे साथ ऐसे ही सुराज्य न्यूज के वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।